फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक। कल हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा था, इस अंक के पहले के अंक में हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा था। और आज हमारे पढ़ने का विषय है जॉन लॉक। जॉन लॉक इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1632 में एक मध्य वर्ग के परिवार में उनका जन्म हुआ और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके वहीं वो शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे, किंतु शिक्षण का कार्य उन्हें रुचिकर नहीं लगा और वो डॉक्टरी के पेशे में आने की उन्होंने सोचा। शिक्षक का व्यवसाय छोड़ा, शिक्षक का पद उन्होंने छोड़ा और एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास 2 वर्ष तक उन्होंने कार्य सीखा डॉक्टरी का और उसके बाद डॉक्टरी का कार्य करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो एस्ले के संपर्क में आए, जो कि आगे चलकर लॉर्ड एस्ले अर्ल ऑफ शेफ्सबरी बने। लॉक कई सालों तक उनके चिकित्सक और निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहे। लॉक के समय में इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसमें संसद ने सम्राट की शक्तियों को सीमित किया। इस क्रांति के 2 वर्ष बाद लॉक ने अपनी पुस्तक में इसका समर्थन किया। बाद में लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील्स बनाया गया, किंतु 1700 ईस्वी में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने ये पद त्याग दिया। 1704 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लॉक ने ज्यादातर रचनाएं 50 वर्ष की उम्र के बाद ही लिखी हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना जो 2 ट्रीटेजेज ऑन गवर्नमेंट या शासन पर 2 निबंध के नाम से जानी जाती है, वह 1690 में प्रकाशित हुई। इसके पहले 1689 में लेटर ऑन टॉलरेशन प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकाशित हुई और मृत्यु के बाद उसका चौथा पत्र भी प्रकाशित हुआ। इसके अलावा जॉन लॉक ने एक और किताब लिखी 1690 में ही, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। पर इन सब पुस्तकों में उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जॉन लॉक की, वो 2 ट्रीटेजेज ऑन गवर्नमेंट या शासन पर 2 निबंध है, जिसमें कि उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को जाने उसके पहले जो मैंने आपको जीवन परिचय बताया उस पर एक नजर डाल लें। जन्म 1632 में प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वही शिक्षक बने। यह कार्य रुचिकर नहीं होने के कारण उन्होंने डॉक्टरी सीखना शुरू कर दिया। एक सुविख्यात डॉक्टर से डॉक्टरी की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने डॉक्टरी करना शुरू किया। इस नाते उनका संबंध लॉर्ड एशले से हो गया, जो आगे चलकर अर्ल ऑफ शेफ्सबरी बने। लॉक ने अगले 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ शेफ्सबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में कार्य किया। लॉक के समय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा संसद ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष पश्चात अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध में क्रांति का समर्थन किया। लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पत्र था, अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उन्हें कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया गया।
अस्वस्थता के कारण उन्होंने 1700 ईस्वी में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो ये जॉन लॉक की जीवन परिचय, जो संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी बताया कि शासन पर तो निबंध उनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसे टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी वैसे ही समझेंगे जैसे हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझा, यानी मानव का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और समझौते के बाद जो राज्य बना उस राज्य का स्वरूप। तो जॉन लॉक मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य मूल रूप से सीधा साधा प्राणी है। मनुष्य सहयोगी है, समझदार है, दयालु है, परोपकारी है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला मनुष्य है। मानव का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मददगार होता है, परोपकारी है। और जब मनुष्य इतना अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी जब राज्य नहीं होगा। लॉक लिखते हैं बहुत शांत सुखी जीवन मनुष्य का था। मनुष्य के जीवन का सूत्र था दूसरों के साथ व्यवहार वैसा ही करो जैसा आप दूसरों से चाहते हो। वो आनंद पूर्वक जीवन जी रहा था। 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के उसके पास थे, जिनका वो उपभोग कर रहा था। जब इतनी अच्छी प्राकृतिक अवस्था थी तो समझौता क्यों हुआ, तो राज्य क्यों बनाया गया। तो लोग लिखते हैं कि समझौते का कारण था कि ये जो प्राकृतिक अधिकार थे, इन प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। और यदि कोई इनका उल्लंघन करता, अतिक्रमण कर लेता तो उन्हें दंड देने वाली कोई सत्ता नहीं थी। तो इसलिए समझौता हुआ। ये समझौते का कारण था प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करने वाली सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो जो समझौता हुआ वो समझौते का स्वरूप क्या था। हॉब्स एक समझौते की बात करते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ। लोग कहते हैं 2 समझौते हुए। पहला व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, जिससे सिविल समाज बना, और दूसरा सिविल समाज और शासक के बीच में, जिससे राज्य बना। यानी हॉब्स का संप्रभु समझौते का परिणाम का भागीदार नहीं था, किंतु लॉक का संप्रभु समझौते का भागीदार भी है, क्योंकि समझौता शासक और समाज के बीच में हो रहा है। हॉब्स से कहते हैं 2 समझौते हुए, पहला व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, और इस समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने केवल वो अधिकार, जिस मामले में समस्या थी, जिस मामले में उनको मुश्किल आई, जिस मामले में उन्हें कठिनाई महसूस हुई, केवल वे अधिकार उन्होंने समाज को सौंपे। और वो समाज को सौंपने वाले अधिकार कौन से थे। अधिकारों और नियमों, प्राकृतिक अधिकार और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार और उल्लंघन करने वालों को दंड देने का अधिकार। केवल ये अधिकार जनता ने समाज को सौंपा, व्यक्तियों ने समाज को सौंपा, और फिर समाज ने शासक को सौंपे। यानी शासक अमर्यादित नहीं है, निरंकुश नहीं है, वह समझौते का भागीदार है, वह समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है। उसे केवल शासन उन कार्यों तक सीमित रखना है जिन कार्यों के लिए उसे शासन सौंपा गया है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये समझौते का स्वरूप था। 2 समझौते हुए। अब जब समझौता हो गया तो जो राज्य अस्तित्व में आया उस राज्य का स्वरूप क्या रहा होगा। तो लोग कहते हैं कि चूंकि शासक समझौते का भागीदार है, वह समझौते की शर्तों से बना हुआ है, और समझौते की शर्तों से बना हुआ है तो उसकी शक्तियां सीमित है। उसे जो काम सौंपा गया है वही कार्य करना है, अमर्यादित निरंकुश कार्य नहीं करना है। तो शासन कैसा रहा होगा। लोग कहते हैं वह शासन सीमित राजतंत्रात्मक शासन था। शासन की शक्तियां सीमित थी तो सीमित राजतंत्रात्मक शासन था। तो हॉब्स ने सीमित राजतंत्रात्मक शासन का उल्लेख किया है। तो ये हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की आलोचना होती है।
आलोचना के लगभग वही बिंदु जो हॉब्स में थे, मानव स्वभाव का एकांकी चित्रण करता है, वहां जहां बहुत बुरा बता रहा है, ये बहुत अच्छे बता रहे हैं, स्वार्थ की बात ही नहीं कर रहे, जबकि मानव तो स्वार्थ का प्रमाण दोनों का पुतला है। तो एकांकी चित्रण हो रहा है मानव स्वभाव का। ऐतिहासिक कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि कैसे परिणाम हुआ, कैसे समझौता हुआ। फिर संप्रभुता को सीमित करने की बात कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि संप्रभुता असीमित होती है, संप्रभुता कभी सीमित नहीं होती। तो ये संप्रभुता को सीमित करने की बात कर रहे हैं, इसलिए भी आलोचना होती है। आलोचना इसलिए भी होती है कि लोग प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अधिकार बिना राज्य के संभव नहीं है। अधिकार मनुष्य की वह मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो बिना समाज के, बिना राज्य के अधिकारों की बात जो लोग कर रहे हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। आलोचना इसलिए भी की जाती है कि लोग का सामाजिक समझौता सिद्धांत अवैज्ञानिक है, कृत्रिम है, ये ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत की अवहेलना करता है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का बन चुका है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना होती है, किंतु कितनी ही आलोचनाएं की जाए, यह सत्य है कि लॉक ने उस समय, जबकि मनुष्य की बुद्धि देवी अधिकारों तक सीमित थी, एक तर्क संगत सिद्धांत देने की कोशिश की। उस समय जबकि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत निरंकुशता की ओर ले जा रहा था, लॉक ने मानव अधिकारों की बात करके, प्राकृतिक अधिकारों की बात करके निरंकुशता से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। इसलिए भी लॉक के इस समझौता सिद्धांत की प्रशंसा की जाती है कि तर्कपूर्ण है, तार्किक है, क्रमबद्धता इसमें है और कहीं कहीं सामान्य रूप से हमें ग्रहण होता है, हमें लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए भी इसकी प्रशंसा की जाती है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि चाहे कितनी भी आलोचना लॉक के समझौता सिद्धांत की जाए, इसने एक सीमा चिन्ह के रूप में जिसका परिणाम अंतिम ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत था, उसके एक सीमा चिन्ह के रूप में इस सिद्धांत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये संपूर्ण रूप से लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत